हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M बाई ए पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 12 का नेक्स्ट वीडियो। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब तक हम कर चुके हैं आपका एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन तक का पोर्शन हम कर चुके हैं, जहाँ पे हमें इन्वर्स फाइंड करने का अल्टरनेट मेथड था। वो अगर मेंशन हो, मैंने पहले बता चुका, तभी करना है, अदरवाइज आप उसको अवॉइड कीजिएगा। आप अपने डायरेक्ट तरीके से कीजिएगा जो आपको बताया गया है। तो अब हमने इन्वर्स पहले सीख चुके हैं। एलिमेंट्री उसका ऑप्शन था, वहाँ पे अल्टरनेट था, बट हमने इन्वर्स को वही तरीका याद रखना है जो एडजॉइंट और डिटरमिनेंट से हमने किया था। ठीक है, अगर आपने वो लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा जहाँ पे मैंने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करवाया था, तो वो आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे किया जाता है। अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। यानी कि आपको मैट्रिक्स मेथड को यूज करना है, या फिर ये भी कह सकते हैं यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है ना, यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स भी कह सकते हो। तो यहाँ पे बात आती है कि पहले टॉपिक है क्या। तो सॉल्यूशन का मतलब आप जानते हैं, सॉल्यूशन होता है। सिस्टम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? सिस्टम होता है जब दो या तीन चीज को इकट्ठा, कुछ चीजों को इकट्ठा किया जाता है तो एक सिस्टम क्रिएट होता है। ठीक है ना, तो सिस्टम जब भी वर्ड होगा तो दैट मीन्स कुछ बहुत सारी चीजें काम कर रही हैं। जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी है ना, ह्यूमन बॉडी सिस्टम है, उसके अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, अपना काम करता है। ठीक है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम अपना काम करता है, मतलब हर चीज़ का अपना अपना एक काम होता है। तो जो अलग अलग चीज़ मिलकर एक सिस्टम डेवलप कर देती है, तो वही चीज़ें हैं। तो यहाँ पे सिस्टम किससे बना है? लीनियर इक्वेशन से बना है। ठीक है ना, अब लीनियर इक्वेशंस में जो सिस्टम बनता है दैट मीन्स दो या दो से ज़्यादा इक्वेशंस बनी होंगी, तभी तो हमारा सिस्टम बना है। तो उसको सोल्व कैसे करना है? यूजिंग आपको मैट्रिक्स को यूज़ करके कैसे सोल्व करें। तो स्टूडेंट्स कैसे, जैसे आपको एक 10th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, सबने नाम याद होगा सबको। जैसे x + y = 3, x - y = 1। तो ये तो होता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना, 2 वेरिएबल्स में था। तो x और y 2 वेरिएबल्स है। लेकिन अब हम 12th में हैं तो आप इतना समझदार हैं, आप हाई लेवल है, तो आपका 3 वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, होंगे ही होंगे, ऑब्वियसली बात है। 2/2 तो 10th क्लास के लेवल को थोड़ा सूट करता है। तो यहाँ पे आपके पास इस टाइप से एक ये सिस्टम होता है, इस टाइप का सिस्टम होता है। तो उसको आप सोल्व करने के लिए आप क्या करते थे, आपको याद है 10th क्लास में एलिमिनेशन करते थे, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, याद है ना। तो सॉल्यूशन निकालते थे। तो सॉल्यूशन का मतलब वही है, x और y निकालना। और जब बात आती है x और y निकालने की, तो आपको पता है 3 ऑप्शन बनते थे आपके 10th में। एक होता था यूनिक सॉल्यूशन, एक होता था नो सॉल्यूशन, और एक होता था इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये स्टेप यहाँ पे भी काम करेगा, क्योंकि इक्वेशन ही वही है जब, तो सॉल्यूशन भी वैसे ही होंगे। ये आपके 3 टाइप्स के सॉल्यूशन आते हैं। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशंस। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि इसको करते कैसे हैं। तो स्टूडेंट्स, जब भी आपका कोई भी, जैसे ये आपका 10th क्लास के लेवल का क्वेश्चन है, सिंपली इससे शुरू करता हूँ। तो आप इसको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कैसे करते हैं वो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ये तो 2/2 ऑर्डर का रहेगा, क्योंकि 2 वेरिएबल्स आपको नजर आ रहे होंगे, x और y। z तो इसमें है ही नहीं, x y z वैसे 3 होते तो x y z हो जाता। ठीक है ना, या ABC भी हो सकता है, किसी क्वेश्चन में ABC भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लेनी है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स, जिसको आप A से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है वेरिएबल मैट्रिक्स, उसको हम x से डिनोट करते हैं। और फिर आता है कांस्टेंट मैट्रिक्स, कांस्टेंट मैट्रिक्स जिसको हम B से डिनोट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो आपका अब हम सॉल्यूशन जो कर रहे हैं मैट्रिक्स मेथड में, उसमें हमारे पास 3 मैट्रिक्स काम करती है। यानी कि अपना जो क्वेश्चन ये सामने जो 10th क्लास वाला नजर आ रहा है, इसको हमें 3 मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देना है। 3 मैट्रिक्स को यूज करके इस क्वेश्चन के रिप्रेजेंटेशन को चेंज कर देना है। कैसे करते हैं देखिए ध्यान से। सबसे पहले कोफिशिएंट आपको क्या करने हैं, जैसे x का कोफिशिएंट क्या है, 1। कोफिशिएंट समझते होंगे सभी, मल्टीप्लाई में क्या है। ठीक है ना, x के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 बोल सकते हैं, 2 होता है 2 बोल देते हैं, -2 होता है -2 बोल देते हैं, जैसा है वैसा लिख दीजिए। फिर y का कोफिशिएंट यहाँ लिख दीजिए, नीचे भी x का कोफिशिएंट यहाँ, y का कोफिशिएंट यहाँ -1। तो जिसका जो कोफिशिएंट है वो निकल के अलग से एक मैट्रिक्स बना लीजिए, इसी का नाम है कोफिशिएंट मैट्रिक्स।
समझ गए होंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन से जो मैट्रिक्स जो कोफिशिएंट थे वो यहाँ पे लिख दिए मैंने, फर्स्ट रो में देख सकते हैं x के साथ 1 था, y के साथ 1 था, तो 1 1 आ चुका है। सेकंड जो इक्वेशन थी उसमें x के साथ 1 था, y के साथ -1 था, तो मैंने 1 और -1 लिख दिया है, तो ये मैट्रिक्स बन चुकी है, देख सकते हैं। तो इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल अभी। ये आपके आ चुके हैं ए मैट्रिक्स, क्लियर है। अब अगर मैं कहूँ आपसे, अब बात आती है तो हो गया ए। अब आता है वेरिएबल मैट्रिक्स। वेरिएबल मैट्रिक्स होता है जो वेरिएबल्स हमने यूज किए हैं, और वेरिएबल्स आप देख सकते हैं 2 ही वेरिएबल है x और y। तो जो वेरिएबल मैट्रिक्स होती है x, दैट इज इन कॉलम फॉर्म, कॉलम मैट्रिक्स में होनी चाहिए। ये हमेशा कॉलम में लेनी, चाहे 2x2 हो चाहे 3x3 हो, तो 3 होंगे x y z अगर है इसमें तो कॉलम में ही रहेगा x y z वो भी, ठीक है। तो x की जो नोटेशन है वो है वेरिएबल मैट्रिक्स, जो वेरिएबल है x और y है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आपका आ चुका है x और y, दैट इज x। सिमिलरली b जो है दैट इज कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स। अब आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं एक ही चीज बचती है जो राइट साइड वाली है। तो राइट साइड में क्या है दिख रहा है आपको, कॉलम वाइज देख सकते हैं, 3 ऊपर है तो 1 नीचे है, तो उसको वैसे ही फॉर्मेट में रखना है 3 और 1, ठीक है। तो बी मैट्रिक्स कैसे बनेगी, जो कांस्टेंट यहाँ पे राइट साइड में गिवन है उनको एक मैट्रिक्स बना लीजिए कॉलम में, ठीक है। 3 होती है, 3x3 होती है, मतलब 3 इक्वेशंस होती है, तो 3 नंबर्स होते तो वो कॉलम में ही आते वो भी। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, इसको हमें रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे करेंगे, इसको मैं लिख लूंगा ax = b, लिख सकता हूं क्या, यानी कि ये a और ये x और ये इक्वल टू b लेके चलूं, तो क्या ये आंसर जो आएगा a को x से मल्टीप्लाई करके अगर मैं b लिखता हूं तो हमारा आंसर यही आएगा क्या, तो आप चेक करिए यही आएगा, ठीक है ना। देखिए कैसे, a को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो याद होगा आपको फर्स्ट रो को कॉलम से करते हैं, एक ही कॉलम है तो फर्स्ट कॉलम ही बोलेंगे सिंपली, तो x + y हो जाएगा, और इक्वल टू राइट साइड में क्या है 3 है, b है, देखिए b है इसलिए, तो x + y 3 नहीं आएगा, आएगा ना। सिमिलरली यहाँ पे क्या है x - y, जो मल्टीप्लाई करोगे x y से तो x इससे y इससे होगा, तो x - y = 3, यहाँ पे 1 हो जाएगा, x - y = 1, क्लियर है। तो आपने क्या करना है, सिंपली उसको इस तरह से इस फॉर्मेट में चेंज करना है, मतलब कोई भी लीनियर इक्वेशन है वो इस फॉर्मेट में लिखी जाएगी, चाहे वो 2x2 हो चाहे वो 3x3 हो। तो 2x2 तो ये है आपके सामने, 3x3 अगर होती तो ये a जो मैट्रिक्स है वो 3x3 ऑर्डर की हो जाती, जो x मैट्रिक्स है उसमें x y z भी आ जाता, और जो b मैट्रिक्स है उसमें 3 1 और एक और नंबर आ जाता नीचे, थर्ड इक्वेशन वाला जो भी नंबर होता, ठीक है। यहाँ तक आ चुका है। अब हम चलते हैं आगे, यहाँ से हमें क्या निकालना होता है, आपको पता है एक्स वाई निकालते हैं, 10th में पढ़ा हुआ आपने अच्छे से, एक्स वाई तो निकालते हैं। तो एक्स वाई निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, सिर्फ एक्स चाहिए, दैट मीन्स हमें एक्स निकालना है, एक्स वाई का एक्स ही तो निकालना है। तो एक्स निकालना तो ए को यहाँ से हटाना पड़ेगा, ए को हटाने का तरीका मैं बता चुका, इनवर्स को लगा के, है ना। इनवर्स जैसे ही लगाओगे दोनों साइड, प्री मल्टीप्लाई करोगे तो आप देख सकते हैं ए यहाँ से आई बन जाएगा और ए उधर चला जाएगा, तो आपको ए इनवर्स ए एक्स लिख देना है, तो यहाँ पे भी ए इनवर्स बी लिख देना है। यानी कि क्या करना है आपको, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिया है बोथ साइड। अब ए इनवर्स से ए हट के आई बन जाएगा, एक्स साथ में है, = ए इनवर्स * बी। सो आई के साथ मैंने कहा था कोई मैट्रिक्स हो तो एक्स ही रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस पर एक्स ही रहेगा, = ए इनवर्स * बी। उम्मीद करता हूँ ये पोर्शन समझ में आ गया होगा, और अगर आ गया होगा तो आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा, समझ लीजिए, ठीक है। तो यही है आपका आंसर, दैट इज मुझे x चाहिए था, दैट मीन्स x और y चाहिए था, यहाँ पे x y की वैल्यू आ जाएगी, किसके इक्वल आया भाई, दैट इज = ए इनवर्स * बी। यानी कि आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ये जो ए मैट्रिक्स आपके सामने है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, उसका इनवर्स निकाल लीजिएगा और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा बी मैट्रिक्स के साथ, तो रिजल्ट जो आएगा, जैसे फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड वाला सेकंड के इक्वल, क्योंकि ये जो एक्स है वो कॉलम मैट्रिक्स है, और जो रिजल्ट आएगा ना दोनों का वो भी कॉलम में ही आएगा। अगर 2 में था ना एक्स और वाई थे, तो इसका आंसर भी 2 में ही आएगा, 2 एलिमेंट आएंगे, तो x = फर्स्ट वैल्यू एंड y = सेकंड वैल्यू, सिंपल यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेम ऑपरेशन लगेगा किसपे, 3/3 ऑर्डर पे। ये है सिस्टम ऑफ जो आपका लीनियर इक्वेशन जो है उसका सॉल्यूशन करना बाई। मैं आपको बता चुका कि आपका कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर आपको गिवन है, उसको सोल्व करने के लिए चाहे 2/2 हो चाहे 3/3 हो, आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, वो है ए इनवर्स करके और उसको बी से मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स अब बात आती है इनवर्स की। तो इनवर्स जब आप करते हो तो उससे पहले आपको मैंने एक स्टेप बताया था कि इनवर्स हमेशा स्टार्टिंग से ही नहीं करना है, उससे पहले आप डिटरमिनेंट भी निकालते हैं, याद होगा शायद। अगर डिटरमिनेंट हो सकता है 0 हो जाए तो क्या करेंगे,
पता है ना आपको इस बात का, क्योंकि डिटरमिनेंट अगर 0 आ गया तो वो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, आपको पता है अच्छे से। फिर ये इसका फिर हमें सॉल्यूशन निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर वहाँ से एक सिचुएशन अराइज होगी, वो कौन सी होगी, जो आपने 10th क्लास में की हुई है। कौन सी? 3 केसेस बन जाएंगे, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब इसमें 3 केस बनते हैं, मैं आपको नोट करवा रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा। फर्स्ट, इफ डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, this implies A inverse exists and solution will be unique. Will be unique. यूनिक का मतलब समझते हो ना सभी? यूनिक का मतलब क्या होता है कि कोई भी क्वेश्चन सोल्व करे, चाहे कोई ABCD कोई भी स्टूडेंट करे, आंसर सबका एक ही आएगा। दैट मीन्स इट इज यूनिक। ठीक है, सबसे मतलब कैलकुलेशन सही हो, ये नहीं कि कोई ऐसा कर दे कैलकुलेशन पुअर है जिसकी और वो करने लग जाए उसका गलत आ जाएगा, ये तो अलग आ गया। ठीक है, बात उसकी नहीं हो रही है, जो लॉजिकल बात कर रहा हूँ वो बात समझिएगा कि मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व करे तो किसी भी जगह किसी भी कोने में दुनिया की हो उसका आंसर सेम आए, दैट इज यूनिक, सिंपल। अब आते हैं दूसरे केस पे। इफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, अगर डिटरमिनेंट आ जाए 0 के इक्वल, सो आपको पता है ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट है तो ऑब्वियस सी बात है ये केस तो बनेगा नहीं यूनिक सॉल्यूशन वाला। ठीक है ना, और यूनिक सॉल्यूशन कैसे निकलता है? x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, मतलब जो कहा है वही जो मैंने आपको समझाया था, ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई कीजिए तो यूनिक सॉल्यूशन वही होता है। ठीक है, बात आती है अगर डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो क्या करना है। तो डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो ए इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, वहां से 2 केस बन जाएंगे। उस केस में 2 केस बन जाएंगे अगर डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो होता है एडजॉइंट ऑफ, आप ए निकालेंगे और उसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डिटरमिनेंट क्या आ जाए 0 आ जाए तो आप एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना पड़ेगा, ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट कीजिए और उसको बी से मल्टीप्लाई कीजिए। अगर वो 0 के इक्वल नहीं है, मतलब सारे एलिमेंट 0 नहीं आते, कोई नॉन 0 आ जाए, एक भी आ जाए, चाहे एक सिंगल एलिमेंट ही नॉन 0 क्यों ना आ जाए, तो आप कहेंगे नो सॉल्यूशन। समझ में आ गया? तो आपको क्या करना है, अगर डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है, उसको बी से मल्टीप्लाई करना है, और अगर वो रिजल्ट जो है वो 0 के इक्वल नहीं आता, मतलब सारे एलिमेंट 0 नहीं आते, तो आप कहेंगे नो सॉल्यूशन। अब एक ऑप्शन एक ही बचा है, क्या है वो, अगर वो एडजॉइंट ऑफ ए को बी से मल्टीप्लाई करने से 0 आ जाए, सारा के सारा सारे ही 0 हो जाए, सारे एलिमेंट टोटली 0 एलिमेंट हो जाए, तो आप बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स 10th क्लास में जब आप पढ़ते थे तो हो सकता है आपको ये बात नहीं बताई गई हो कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन तक लिख के आप छोड़ देते थे कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, बस यहीं तक कर देते थे। बट यहाँ पे है 12th क्लास, तो अब हम यहाँ पे एंड नहीं करेंगे कि जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन किसी केस में आ जाता है तो आप वहाँ पे क्वेश्चन को वहीं पे स्टॉप नहीं करेंगे, हम वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी निकाल के दिखाएंगे। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट का मतलब होता है सबका बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। अब बहुत सारे सॉल्यूशन जो हो सकते हैं वो हम कैसे शो करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल को कांस्टेंट मान लेते हैं, एक्स वाई जेड में से किसी भी एक को। ठीक है, तो उसको 2 वेरिएबल में चेंज कर लेंगे, एक्स वाई 2 ही वेरिएबल रह जाएंगे, जेड को कांस्टेंट मान लीजिए, जैसे हम तो जेड को कांस्टेंट के मान लेते हैं, कांस्टेंट के मतलब कांस्टेंट, ध्यान रखिएगा कांस्टेंट है वो वेरिएबल, सिर्फ 2 ही लेंगे उस केस में। ठीक है, एक्स और वाई, तो आपको 2 इक्वेशन कोई भी यूज करके एक्स और वाई, फर्स्ट और सेकंड ले लीजिए, सेकंड और थर्ड कोई भी 2 ले लीजिए, तो एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड कीजिए, इन टर्म्स ऑफ के आ जाएगी, मतलब x इज इक्वल टू समथिंग के प्लस समथिंग अपॉन समथिंग, कुछ ना कुछ आएगा इस टाइप से x और y, तो वही है आपके यूनिक सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि वहां पे जो k है उस पर डिपेंड करेगा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। k की वैल्यू अब आपकी मर्जी है, एक k की जगह आप 1 लगाइए, 2 लगाइए, 3 लगाइए, तो आंसर इनफाइनाइट ही आंसर आएंगे, जैसे आप रखते जाओगे उसके अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट्स ये है आपका टोटल 3 केसेस आपके बनते हैं, यूनिक सॉल्यूशन वाला केस ये है, नो सॉल्यूशन वाला केस ये है, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला ये केस है। ये आपको माइंड में सेट कर लीजिए। आप शुरू करते हैं इसके एग्जांपल से। सबसे पहले एक फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं जो आपका सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है बाई मैट्रिक्स मेथड, ये मेंशन है। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले आपको फॉर्म करने हैं यहाँ से ए मैट्रिक्स। तो ए आपको पता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है, तो क्या करना है, जो एक्स और वाई के साथ वैल्यूज हैं, जैसे जो जहां पे है वहीं पे रखिएगा, 5 - 7, 7 और -5, ये बन चुका है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। उसके बाद आपको चाहिए एक्स मैट्रिक्स, इसमें 2 वेरिएबल आप देख सकते हैं, एक्स और वाई ही है बस, तो एक्स और वाई। फिर मैंने बताया था बी मैट्रिक्स हमें लेनी होती है, राइट साइड से बनती है, राइट साइड आपके 2 और 3, तो एज इट इज 2 और 3 मैंने बी ले लिया है।
क्लियर है यहाँ तक? तो हमारे पास ए आ चुका है, एक्स आ चुका है, बी आ चुका है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, डायरेक्टली इन्वर्स नहीं करना है, मैं पहले बता चुका, पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे जो अभी समझाए थे 3 केस। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड किया, दैट इज इक्वल टू 5 5 जा 25 माइनस 25 प्लस 4 4 जा 7 7 जा 49, तो ये हो जाएगा आपका 24 विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो अब आपका यूनिक सॉल्यूशन आएगा। सो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट, सो यूनिक सॉल्यूशन विल बी देयर। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। तो शुरू करते हैं, कैसे करना है। सबसे पहले आपको एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट तो वैसे भी निकालना है। एडजॉइंट क्या होता है जानते हैं, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। तो a11 का कोफैक्टर आएगा -5, a12 का कोफैक्टर आएगा -7 और a21 का कोफैक्टर आएगा +7। वो कैसे कह रहा हूँ, आप प्रैक्टिस की होगी तो आपको पता होगा, नहीं तो आपको ऊपर से जाएगा समझ में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 और उसका ट्रांसपोज किया तो -5 -7 और 7 और 5। ठीक है, अब हमें चाहिए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स आप जानते हैं, तो वो होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट दैट इज 24 इंटू एडजॉइंट दैट इज -5 7 -7 और 5। ठीक है, इसको आप एच डी छोड़ दीजिए, मल्टीप्लाई मत कीजिएगा। ठीक है, 1/24 है ना बाहर, तो आपको 24 से अंदर मत लेके जाइए, 24 को बाद में करेंगे। ठीक है, लास्ट में। तो आपको x पता है क्या होता है, ए इनवर्स। x क्या होता है, ए इनवर्स इंटू बी होता है, आपको पता है। तो x क्या हो जाएगा, ए इनवर्स आपके पास क्या आया था 1/24 -5 7 और -7 और 5 हो चुका। और इंटू में क्या है, बी क्या है आपका 2 और 3। ठीक है, अब आपको समझ में आया मैंने 24 से डिवाइड क्यों नहीं किया, 24 को अंदर क्यों नहीं लेके गया, क्योंकि अगर 24 अंदर ले जाते तो एलसीएम में ही उलझे रह जाते आप। ठीक है, एलसीएम में उलझ के रह जाओगे, तो इसलिए आप इसको मत कीजिएगा स्टार्टिंग में। तो आप इसको पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/24 एज इट इज। अब इसकी मल्टीप्लाई देखिए कैसे, -5 × 10 -10 हो जाएगा +21, यहाँ पे हो जाएगा -14 +15। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/24 एज इट इज, और ये हो जाएगा 11 और ये 1। तो अब इसको डिवाइड कर सकते हैं आराम से। अब कर दीजिए, 11/24 हो जाएगा और ये 1/24 हो जाएगा। तो ये आ चुका है x, और आप जानते हैं x क्या होता है, x है आपका xy। दिस इज इक्वल टू 11/24 एंड 1/24। सो यहाँ से x आ चुका है 11/24 एंड y आ चुका है 1/24। यही है, आपको बता देता हूँ एक बीच में कि आपको 10th क्लास में कंसिस्टेंसी के बारे में शायद सुना होगा जरूर, कंसिस्टेंसी थी जरूर, आप ये कहें या ना कहें कि है या नहीं मुझे नहीं पता, बट थी जरूर। एनसीईआरटी में भी थी, तो बाकी बुक में तो होनी है। तो कंसिस्टेंसी क्या होता है वो आपको फिर से बता देता हूँ। कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी 2 चीज़ें होती हैं। कंसिस्टेंसी होते हैं सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना, सॉल्यूशन में भी यूनिक और में भी इनफाइनाइट, यानी कि इनफाइनाइट है तो भी कंसिस्टेंट बोलेंगे सिस्टम को, और अगर यूनिक है तो भी कंसिस्टेंट सिस्टम बोला जाता है। और अगर सॉल्यूशन नहीं आता, नो सॉल्यूशन वाला केस बनता है, तो बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इनकंसिस्टेंट। अगर आपसे ये जैसे क्वेश्चन है, किसमें ये मेंशन है यहाँ पे मेरे पास बुक जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड इफ कंसिस्टेंट देन सोल्व देम। समझ में आया, यानी कि अगर कंसिस्टेंट है तो सोल्व कीजिए। क्यों, आपको पता है कंसिस्टेंट होगा तभी तो सोल्व कर पाएंगे। अगर वो इनकंसिस्टेंट ही हो जाएगा तो नो सॉल्यूशन आएगा, तो सोल्व नहीं कर पाएंगे वैसे भी। ठीक है ना, तो आप और एग्जांपल लेके चलते हैं। क्या है वो, 3x - 2y = 5, 6x - 4y = 2। इसको सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको करना होता है ए मैट्रिक्स फाइंड करनी है। तो ए बन चुकी है 3 - 2 6 - 4, आगे होगी बनानी अब तो आपको। सो x हो जाएगा आपका, 2 वेरिएबल्स हैं x और y, और b है आपका 5 और 2। ध्यान रखिए कॉलम में ही रखने हैं, रो में मत लीजिएगा इसको। अब हमें पता है डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। तो 4 3 = 12 -12, 6 2 = 12 -12, माइनस पहले से ही लगाते हैं तो +12 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा प्लस माइनस में बहुत ज़्यादा ध्यान से करने से। तो 0 आ चुका है, और 0 आ चुका है तो इसका मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन सॉल्यूशन तो हमें निकालना है, तो 2 टाइप का होना चाहिए। तो 2 केस बन जाएंगे वहाँ पे, पता है ना कौन सा, या तो होगा नो सॉल्यूशन या होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो आपसे क्वेश्चन ये था कि चेक इट वेदर इट इज़ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, और कंसिस्टेंट है देन सोल्व करना उसको। तो बात करते हैं एडजॉइंट की, क्योंकि इसके मैंने आपको बता दिया था एडजॉइंट निकालना पड़ता है जब डिटरमिनेंट 0 आ जाए। तो वो आपको पता है कैसे निकालते हैं। पहले कोफैक्टर निकालेंगे, a11 का आएगा -4, इसका आएगा -6, इसका आएगा +2, इसका आएगा 3। वो कैसे आ रहा है आपको प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, अगर आपको ऐसा ही करना चाह रहे हो तो।
-4 -6 और 2 और 3 को इसका ट्रांसपोज बन जाएगा। अब आपको पता है एडजॉइंट ऑफ ए को नेक्स्ट स्टेप होता है बी से मल्टीप्लाई करना होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, तो ये हो जाएगा -4 -6 2 और 3 और बी है आपका 5 और 2। मल्टीप्लाई करके देखिए जरा, जीरो आता है नहीं आता है। अगर जीरो आ जाए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन दैट इज कंसिस्टेंट हो जाएगा, और अगर जीरो नहीं आता है, एक भी अगर नॉन जीरो आ जाता है तो आप बोलेंगे इनकंसिस्टेंट है, यानी कि नो सॉल्यूशन है, फिर निकालने की जरूरत ही नहीं है नो सॉल्यूशन है तो। ठीक है, तो -20 और ये हो जाएगा +4 और -30 और ये हो जाएगा +6 एंड इट इज -14 और -24 एंड विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये जीरो नहीं है, जीरो नहीं है तो क्या बोला था, नो सॉल्यूशन, सो नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन जब होता है तो आपको पता है मैंने क्या बताया, इनकंसिस्टेंट, सो सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, सिस्टम आपका इनकंसिस्टेंट है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2/2 के हमने दो टाइप कर लिए हैं, एक तो यूनिक सॉल्यूशन वाला और एक नो सॉल्यूशन वाला। इनफाइनाइट वाला केस वैसे नॉर्मली बनता नहीं है इसमें, तो इसलिए हम 3/3 में ही देख लेते हैं, उसमें से ही कोई होगा तो जरूर कर लेंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन को कैसे करेंगे वो बीच में आ जाएगा कहीं ना कहीं। तो शुरू करते हैं 3/3 ऑर्डर को कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स प्रोसीजर वही है, सेम कंसेप्ट है, बस फर्क यही है 2/2 की जगह 3/3 हो जाएगा, इतना ही फर्क है, बाकी स्टेटमेंट्स सब कुछ सेम चलेगा। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं ए मैट्रिक्स। तो आप देख सकते हैं ए मैट्रिक्स क्या बनेगी, कोफिशिएंट 1 2 -3 3 2 -2 2 -1 और 1। तो स्टूडेंट एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको ये प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना है, प्लस माइनस अगर गलत कर दिया तो सारा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट फिर करते हैं एक्स की। एक्स का आपको पता है वेरिएबल्स यहाँ पे 3 यूज किए गए हैं, तो आपको एक्स वाई और जेड ही और आ जाएगा यहाँ पे। और जो बी मैट्रिक्स है उसमें भी एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक एलिमेंट एक्स्ट्रा हो जाएगा, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं है। ठीक है ना, शुरू करते हैं। आगे क्या करते थे, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन कैसे करते हैं पता है ना, सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट देखते क्या आता है, पहले आएगा 1, इसको करना है 2 -2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन अपने आप से माइनस लगाएंगे तो ये हो जाएगा -2, बीच वाला नंबर आता है 2, माइनस लगा देते हैं 3 3 1 जा 3, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, -3 एज इट इज ये वाला नंबर आता है, फिर -3 -4 सोल्व करते हैं तो ये आता है 0 और ये 4 3 7 और -14 -7 और +21 दैट इज 7। ठीक है, चेक कर लीजिएगा जरूर एक बार, 4 और 3 7 और इंटू 3 +21 तो इट इज 7 विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो ए इनवर्स एग्जिस्ट और इनवर्स एग्जिस्ट और यूनिक सॉल्यूशन भी आएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए एडजॉइंट। अब मैं थोड़ा सा एडजॉइंट निकालने का स्टेप थोड़ा सा जल्दी करूँगा, देखिएगा कैसे। तो स्टूडेंट्स ये हमने कर लिया है ए, यहाँ पे ए इनवर्स निकाल लिया। कैसे किया है, पहले हमने एडजॉइंट किया, एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर निकाले हैं। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं अगर आपको नहीं आते तो लास्ट वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको एक एक स्टेप समझाऊंगा कि यहाँ पे कि ये स्टेप कैसे आया। तो आप अपने पिछले वीडियो जरूर देख लीजिएगा मेरे वाले, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये कोफैक्टर्स आए हैं सबके और उसका ट्रांसपोज करते हैं तो एडजॉइंट आ जाएगा। तो ट्रांसपोज क्या होता है वो आपको पता है, रो को कॉलम, कॉलम को रो बनाना होता है, तो मैंने ये बना दिया है। अब हमने बनाया ए इनवर्स। ए इनवर्स आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए जो मैंने लास्ट वीडियोस में बता दिया था, 1 डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट यहाँ पे आपका 7 है और इंटू एडजॉइंट आपका ये एज इट इज मैंने रख दिया है। अब हमें चाहिए x, आपको पता है x होता है a इनवर्स इंटू बी। सो a इनवर्स आपको पता है 1/7 में 7 को ध्यान रखिएगा, कभी भी 7 को अंदर भूल के भी अंदर मत मल्टीप्लाई कीजिएगा 1/7 को। ठीक है, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन उतनी ही ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगी अगर आपने 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे एज इट इज छोड़ देता हूँ मैं। तो 0 1 2 -7 7 और -7 -7 5 और -4। ठीक है, ये तो ए इनवर्स था। बी क्या था आपका 6 3 और 2 तो मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, 0 + 3 + 4 -42 + 21 -40 -42 + 21 -40 -15 -8 7 और ये आपका 56 ये -35 ये -35
जाएगा आपका 1 -5 -5। तो आप देख सकते हैं x आ चुका है ये, तो दिस इंप्लाइज x क्या है आप जानते हैं, x y z, ये मैट्रिक्स थी x y z, दिस इज इक्वल टू 1 -5 -5। सो कंपेयरिंग बोथ साइड, तो x इज इक्वल टू 1 आ चुका है, y इज इक्वल टू -5 आ चुका है एंड z इज ऑल्सो -5 आ चुका है। तो ये है आपका x y z सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, 3x3 ऑर्डर के लिए ही है। आप ये सोचेंगे कि 3x3 तो नहीं है, इसमें तो x और y ही है, तो z कहाँ है? तो आप देखेंगे पूरी इक्वेशन में, देखिए ध्यान से, तीनों इक्वेशन में x y z है, ठीक है ना। तो ये मत सोचेगा कि दो ही हैं तो उनका क्या करें, तो ऑटोमेटिकली थर्ड 0 हो जाएगा, ठीक है। जैसे x और y है तो z नहीं है ना, तो z का कोफिशिएंट 0 यूज किया जाएगा। जैसे लास्ट में क्या है, y और z है, तो x नहीं है ना, तो x का कोफिशिएंट 0 लेके चलेंगे। शुरू करें, तो सबसे पहले आता है a, तो a क्या बनेगा 1 -1 और 1। x y z तीनों थे इसमें। इसमें देखिए x है, y भी है, लेकिन z नहीं है तो 0 ले लेंगे। इसमें देखिए x नहीं है तो x की जगह 0 आएगा। ध्यान रखिएगा, x का कोफिशिएंट 0 मान लो, कुछ भी नहीं है तो। y का कोफिशिएंट 2 है, z का कोफिशिएंट -1 है, तो ये हो जाएगा आपका a। सिमिलरली फिर यहाँ से आ जाएगा x, आपको पता है x, y और z है, और आपका फिर बचेगा b, तो b आपको पता है कांस्टेंट जो होते हैं उनके लिए बनता है 2 0 1। शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, इसका पहले डिटरमिनेंट फाइंड किया। डिटरमिनेंट क्या आएगा, 1 × 1 - 0 प्लस 1 × -2 - 0 प्लस 1 × 4 - 0, तो 1 - 2 + 4 यानी कि 4 और 5 - 2 यानी कि 3, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हमने कर लिया है एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के ए इनवर्स फाइंड कर लिया है। एडजॉइंट ऑफ ए ये आया था आपका, उसका फिर हमने ट्रांसपोज किया है, जो भी कोफैक्टर्स आए थे उनका ट्रांसपोज करके आपका ये एडजॉइंट आ चुका था। उसके बाद हमने इनवर्स निकाल लिया और अब हम x में वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो x में क्या होता है, ए इनवर्स क्या था। अब इसकी प्रोडक्ट करते हैं, थोड़ा जल्दी से करते हैं, देखिए क्या आती है। सो इट इज 1 2 3। दिस इंप्लाइज x y z इज इक्वल टू 1 2 3। तो स्टूडेंट्स, अब हमने कर लिया यहाँ से आपका x की वैल्यू निकाल लिए, a इनवर्स इंटू b होते हैं, तो a इनवर्स की वैल्यू ये थी और b साथ में है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप कभी भी इसको डिवाइड मत कीजिएगा, इसको अंदर मत लेके जाइएगा। इसको लेके जाने का मतलब ये है कि आपने कैलकुलेशन को लेंथी कर लिया है, ध्यान रखिएगा बस, ठीक है। तो लास्ट में जब सारा कैलकुलेशन हो जाए, जब सबकी प्रोडक्ट हो जाए, उसके बाद ले जाइएगा इसको अंदर, जो भी हो, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 3/3 6/3 9/3, दैट इज 1 2 3। कंपेयरिंग बोथ साइड, सो आंसर आ चुका है x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 3। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, मैं आपको स्टार्टिंग करवा के छोड़ रहा हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये हो सकता है आप देख के सोचे कि क्या चीज़ है। वैसे देखा जाए तो स्टूडेंट्स, ये आपका 10th क्लास के लेवल का क्वेश्चन है, 10th में भी आया था। अगर आपको याद हो 3.6 एक्सरसाइज जो थी उसमें था ये क्वेश्चन उस टाइप के, ठीक है। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चन याद दिलाता हूँ आपको, उसमें थे इस टाइप का। तो डिनोमिनेटर में कुछ एक्स वाई वेरिएबल्स होते थे, उनको आप कैसे करते थे, तो वही चीज़ यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, सिंपली इनको एक्स वाई जेड यहाँ पे 0 नहीं होने चाहिए, पता ही है, वैसे मेंशन भी है इसमें एक्स वाई जेड, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकते। सो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, 1/x को सपोज a ले लिया है मैंने, ठीक है, 1/y को b ले लीजिए और 1/z को c ले लीजिए, या u v w ले लीजिए, आपकी मर्जी है। तो आप देखेंगे 1/x जो है वो a हो जाएगा, -1/y b हो जाएगा, प्लस 1/z c हो जाएगा इक्वल टू 4, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है। अब 2 है अपॉन में x है, समझ गए होंगे। 2 अपॉन x का मतलब होता है 2 × 1/x, और 1/x a है तो 2 ऊपर रखिए, 2 अगर ऊपर है तो ऊपर रखिए कांस्टेंट को, और 1/x को आपने पता है a लेना है, तो प्लस b - 3c इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 2। सिंपल, कुछ नहीं करना है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। आपको सिर्फ ये करना है कि जो अगर मान लीजिए साथ में कुछ 1 2 3 कुछ भी है साथ में 2 3 4, तो आप उसके एज इट इज छोड़ दीजिए, उसकी जगह पे ही छोड़ दीजिएगा, और जो 1/x है उसको a b c जो भी हमने रखा है उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज रख दीजिएगा। अब ये क्वेश्चन जो है वो आप खुद से कर सकते हैं, लेकिन इसको सोल्व करने से आपका एक्स वाई जेड नहीं आएगा, a b c आएगा। जैसे अभी किया था हमने, पहले a बनाएंगे फिर x बनाएंगे, और x क्या होगा इसमें a b c, ठीक है ना, और b क्या होगा इसमें 4 0 2, और a क्या होगा 1 - 1 1,
2 1 -3 1 1 1। ठीक है, आपका काम है कर सकते हैं आराम से। इसको जब आप सोल्व करोगे ना तो उसमें ABC आएंगे। ABC जो भी आएगा आपको कोई टेंशन की बात नहीं, हमें तो XYZ निकालने थे ना। तो जैसे मान लीजिए A आ गया आपका 2, तो आपने 1/x को 2 माना है ना, तो 1/x को 2 माना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा 1/2। ठीक है ना, तो अगर A आपका 2 आता है तो दिस इंप्लाइज x आपका हो जाएगा 1/2। अगर B आपका मान लीजिए 1/3 आता है तो y इज इक्वल टू क्या था, 1/y b माना था ना, तो उसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। मतलब सिंपल है, अगर ABC आपके सिंपल नंबर्स आ रहे हैं तो जो XYZ है वो रेसिप्रोकल होकर रैशनल में आ जाएंगे। ठीक है ना, 1/2 1/3 जो भी है। और अगर पहले से ही 1/2 1/3 है तो उल्टा होके 2 3 4 बन जाएंगे जो भी है। समझ गए ना। तो ये है आपका इस टाइप का क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका, जो एक्चुअली में 10th में भी आ चुका है। इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये पोर्शन समझ में आ गया होगा। तो आज हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है कि किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व कैसे करें विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड, यानी कि और वी कैन से बाय यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो कुछ 50% एक्सरसाइज हमने कवर कर ली है, 50% बाकी है, जिनमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिनमें बच्चे उलझते हैं। ठीक है, 99.9% बच्चे उलझ जाते हैं उन क्वेश्चंस में, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, कि उनको लगता है कि हमें तो समझ में आ गया, और वो वहाँ पे मार खाते हैं उस जगह पे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे वो क्वेश्चंस जिसमें जनरली 99.9% बच्चे वहाँ पे धोखा खा जाते हैं उनकी कैलकुलेशन को देख के, उसकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देख के। तो तब तक के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।